जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ पाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर सिर्फ 25 आवर्स के अंदर मैं आपको अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स परफेक्टली डिटेल में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं, जहां पे छोटे से छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट से लेके टफ से टफ एग्जांपल सब कुछ अच्छे से कवर होने वाला है। तो इस पूरी सीरीज को आप बहुत अच्छे से देखना, और जो एग्जांपल मैं यहां पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना, तो आप लोग बहुत ही इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो या 100 आउट ऑफ 100 के काफी नजदीक पहुंच सकते हो। और आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। और ये चैप्टर को यहां पे मैं 2 सेशन में कवर करने वाला हूं, और ये दोनों सेशन के अंदर मिला के कौन सी सीक्वेंस में आपको सारी चीजें कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक थ्योरी देखेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू वीएसक्यू में काम लग सकती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट सम्स की अलग अलग मेथड, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर 12 अलग अलग मेथड है, और उसके एग्जांपल्स की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सभी मेथड्स के 2-2 एग्जांपल करवाऊंगा। और उसके बाद वो थ्योरी जो कि चैप्टर 2 के लिए बेस है, पर इस चैप्टर में से बोर्ड में आपको एमसीक्यू या वीएसक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लग सकती है। और ये पहले सेशन के अंदर हम लोग ये बेसिक थ्योरी और जो 12 मेथड है उसमें से पहली 1 to 5 मेथड कवर करने वाले हैं, और बाकी का जो पार्ट होगा वो इसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसके अंदर कवर होने वाला है। क्लियर? और अगर आपको मैं ये जो प्रैक्टिस करवाऊं वो अच्छी लगती हो, इससे आपको कुछ फायदा होता हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक हो, आपको अच्छा लगा है तो अच्छा, अगर कुछ बुरा लगा है तो बुरा, वो जो भी आपके फीडबैक हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में पढ़ रहे पूरे गुजरात में से कहीं पे भी जो गुजरात स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। और ज्यादा जानकारी चाहिए या कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इस चैप्टर की जो बेसिक थियरी है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना दोस्तों, ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है। तो सेक्शन 4 ये आपको याद रखना है। और डेफिनेशन क्या है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या उनसे ज्यादा लोगों के बीच के रिलेशन जो कि एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सभी लोग मिलके काम करते हैं या सबकी जगह पे कुछ पार्टनर्स काम करते हैं और बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, जिसका प्रॉफिट वो लोग अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस रिलेशनशिप को कहा जाता है पार्टनरशिप। तो याद रखना, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between 2 or more person who have agreed to share the profit or even loss between them for the business carried on by all or any of them acting for all। अब यहां पे पार्टनरशिप में जो लोग जुड़ते हैं, सपोज ये ए, ये बी और सी, तो ये पार्टनर्स को यानी कि ये पर्सन को इंडिविजुअली कहा जाता है पार्टनर्स। देखो, पर्सन हु हैव एंटर्ड द पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, मतलब पार्टनर ए या पार्टनर बी या पार्टनर सी, एंड कलेक्टिवली मतलब सभी एक साथ है तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो अब यहां पे ये भी जान लो कि व्हाट आर द रीजन फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों की जाती है? तो नॉर्मली पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन, जैसे कि लैक ऑफ फंड। अकेले पर्सन की कंपैरिजन में अगर ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो यहां पे पैसे यानी कि कैपिटल ज्यादा आ सकती है। तो लैक ऑफ फंड की वजह से पार्टनरशिप करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिटेशन है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म करने का रीजन बन जाता है। दूसरा, लैक ऑफ स्किल और मैनेजरियल कैपेसिटी। एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा स्किल या कैपेसिटी नहीं होती है, जब पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलते हैं तो वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। तो 3 रीजन यहां पे दिए गए हैं, एक लैक ऑफ फंड, दूसरा लैक ऑफ स्किल और मैनेजरियल कैपेसिटी, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क।
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लग सकते हैं। तो पहला है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टनरशिप होती है दैट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है, मतलब बोल के भी या लिख के भी। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट होना कैसा चाहिए, तो एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, एडवाइजेबल रिटर्न है, ठीक है, एडवाइजेबल रिटर्न एग्रीमेंट है, बट हो सकता है ओरल या रिटर्न, दोनों में से कोई भी। देन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, पार्टनरशिप जो होती है दैट इज फॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट अर्न करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब अगर प्रॉफिट का पर्पस ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं बन सकती। देन लीगल बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है ओनली टू डू सम लीगल बिजनेस, मतलब अगर ऐसा है कि यहां पे ए एंड बी ये मिलकर ऐसा सोचते हैं कि हम लोग गुजरात के अंदर दारू सेल करेंगे पार्टनरशिप में, तो गुजरात के अंदर लीकर बेचना यानी कि दारू बेचना ये इलीगल है, तो इसके लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं। देन एजेंट ऑफ ईच अदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा जाता है, याद रखना। एंड दिस म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर एमसीक्यू में आपको ऐसा पूछा है कि ब्लैंक इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो म्यूचुअल एजेंसी और एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, जिसका मतलब यह होता है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, मतलब कोई एक पार्टनर जो भी काम करता है उसके लिए बाकी के पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है और ए ने पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ काम किया है तो उस काम के लिए मिस्टर बी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये वाला पॉइंट भी आपको ऑब्जेक्टिव में काफी काम लग सकता है। तो गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50 विद द रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। याद रखना कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के यहां पे रूल नंबर 10 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 50, पर कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सेक्शन 464 के अंडर में गवर्नमेंट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को 100 तक भी बढ़ा सकती है। तो आपको याद रखना है कि एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 10, यहां पे सॉरी 15, और यहां पे सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं उसको 100 तक बढ़ाया जा सकता है। और आखिरी फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेट बढ़ जाता है फर्म का देन दी असेट, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी उसकी असेट से भी बढ़ गई तो उस केस में पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट को बेच के भी वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो देखो हमने आगे भी स्टडी किया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है दैट कैन बी ओरल और रिटन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये जो रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसी को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो देखो रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, मतलब जब पार्टनर रिटर्न में एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि ज्यादा एडवाइजेबल होता है। और याद रखना पार्टनरशिप डीड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप किस तरह से काम करेगी वो सारी बेसिक चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है, और इसीलिए पार्टनरशिप डीड को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन या मैनेजरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। और याद रखना जो कि मैं आगे भी बता चुका हूं कि दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज एडवाइजेबल सो दैट फ्यूचर प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी सॉल्व्ड और अवॉइडेड, मतलब कि रिटर्न एग्रीमेंट इसलिए एडवाइजेबल है कि अगर पार्टनर के बीच में कोई मैटर को लेके इश्यू क्रिएट हो जाता है तो वो इश्यू को हमने जो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसके हिसाब से इजीली सॉल्व कर सके। अगर रिटर्न में नहीं होगा तो कोई भी पार्टनर कल को पलटी मार सकता है अपनी जबान से, पर लिखा हुआ होगा, सिग्नेचर होगी, तो जो कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो उसके हिसाब से सॉल्व किए जाएंगे।
अब हम देखते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इस थियरी में से, जो कि क्या है कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हुआ हो, चाहे वो ओरल में या रिटर्न में, और उस केस में अगर पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स के बीच में कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है, तो यहां पे जो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो फॉलो किए जाते हैं। और यहां पे ये टोटल 6 प्रोविजन है जिसके बारे में हमें समझना है। तो याद रखना, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड लैक्स सर्टेन पॉइंट, मतलब कुछ चीजें उसके अंदर मेंशन नहीं हुई है, तो उस केस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होते हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों पार्टनर को कैपिटल कंपलसरी लाना ही पड़ेगा। कोई कैपिटल ना भी लाए तो भी वो पार्टनर बन सकता है। देखो मैंने यहां पे जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है ना, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एमसीक्यू, वीएसक्यू या इवन सम्स में भी काम लग सकता है, जिसमें क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन नहीं किया है तो फिर यहां पे पार्टनरशिप की जो भी कैपिटल है या ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, इवन दो कि पार्टनर डिमांड करे। मतलब कि आपको एग्जांपल में इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बट पार्टनर ए डिमांड्स फॉर 12% इंटरेस्ट। तो यहां पे क्या ये जेन्युइन है? तो नहीं। यहां पे चाहे वो कुछ भी डिमांड करे, पर अगर प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग कैलकुलेट होता है। पर उसके रिलेटेड भी एक पॉइंट आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि एनी इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर बियॉन्ड 12% देन इट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स। देखो पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन है तो उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, पर अगर वो 12% से भी ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा वाली अमाउंट वो पार्टनरशिप को यहां पे इनकम टैक्स में से डिडक्ट नहीं मिलती है। मतलब आप समझो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन किया कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि लिखा है तो कर सकते हो। पर जो हमारा इंडिया है उसकी गवर्नमेंट, मतलब उसके हिसाब से आपने 12% तक जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो एज एन एक्सपेंस डिडक्ट मिलेगा। क्योंकि याद रखो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम। तो यहां पे एक्सपेंस है तो इनकम टैक्स में से ऑब्वियसली डिडक्शन मिलता है, मतलब बेनिफिट मिलता है। पर अगर 12% से भी आप ज्यादा परसेंटेज पे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने जो भी पे किया होगा भले पे करो, पर उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और बीच में एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। उसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो प्रॉफिट या लॉस होता है फर्म को, ये सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर कोई प्रोविजन ना किया हो तो। देन सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा कैन नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर, इवन दो कि वो एक्टिव पार्टनर हो तो भी सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा अगर प्रोविजन नहीं किए है डीड में तो। एंड 6% per annum interest is payable for loan given by partner to firm। पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो उसके ऊपर 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं डिसाइड किया है तो। याद रखना, पार्टनर ने फर्म को लोन दी है उसके ऊपर 6%। अगर यहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस चीज को जरा ध्यान से माइंड में फिट कर देना। एंड एनी रीजनेबल एक्सपेंस incurred by the partner for the firm can be reimbursed। मतलब कोई पार्टनर ने फर्म के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंस अपने पॉकेट में से पे किया है तो वो एक्सपेंस वो पार्टनरशिप फर्म में से वापस ले सकता है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो ये पॉइंट्स को दोस्तों आप जरा ध्यान से
पढ़ लेना। और यहां पे हमारा जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, बेसिक इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ दिस चैप्टर, वो खत्म हुआ। आई होप कि ये थियोरी आपको काम लगी होगी। अब हम एग्जांपल के बारे में जाने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपको ये अच्छा लगा है, कुछ फायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे। आपके कमेंट जो भी है अच्छे बुरे वो लिख दे। आपके जो भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स में पूरे गुजरात में कहीं पे भी पढ़ रहे, गुजरात स्टेट बोर्ड में, तो उन सभी को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। और आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉमर्स स्ट्रीम में अलग अलग कोर्सेज के बारे में चाहिए, तो आप अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, आपकी सिटी का नाम, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि कॉमर्स रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे भी आपको लगे तो वीडियो को पॉज करके उतने पार्ट को फिर से माइंड में रिफर कर देना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग जो अलग अलग 12 मेथड है वो सभी मेथड्स को समझेंगे और उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब लोग अपने साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल और कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाओ और हर एक मेथड को अच्छे से समझना है। अगर आपके पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट है तो उसे अपने पास रखें, या तो फिर आप टेक्स्ट बुक रखें, ताकि आप लोग उसमें से भी अच्छे से देख सके। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान रखना, सारी चीजें, सारा कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने ही होगा, सिर्फ हाथ मेरा चल रहा है, बाकी सब आप लोग कर रहे हो। इसी मेंटालिटी के साथ आप इसको समझना, तो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर की 100% क्लियर हो जाएगी। देखो, हमारी जो सबसे पहली मेथड है वो है जिसके अंदर आपको एग्जांपल में पूछा होगा, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पे 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पार्टनर जो है वो हर महीने की बिगिनिंग में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता हो। तो देखो, विड्रॉवल इज डन ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो उस वक्त जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करें, तो उसके अंदर एन यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, वो टाइम पीरियड हमें 78/12 लेना है। और 78/12 का मतलब 6.5 भी हो सकता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऐसा पास्ट में एक बार आ चुका था कि व्हेन द पार्टनर हैज विथड्रॉन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, then interest on drawing will be calculated for, और ये 78, 66, 72/12 ये ऑप्शन में ही नहीं था। वहां पे ऑप्शन में दिया था 6.5, 5.5, 6 एंड 5। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 78/12 कैलकुलेटर पे, देखो यहां पे बोर्ड पे 78/12, तो 78 डिवाइडेड बाई 12 आप करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना आया, 6.5। तो एमसीक्यू में अगर आपको 6.5, 6, 5.5 दिया है तो 78/12 कर देना है कैलकुलेटर पे। अगर पार्टनर ने विड्रॉवल हर महीने के एंड पे किया है, तो यहां पे हम लोग 66/12 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। और अगर ड्राइंग हर महीने की 15 तारीख को किया है, मतलब मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में 72/12 टाइम पीरियड का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और बीच में एक एक्स्ट्रा भी बता दूं, सपोज एग्जांपल में आपको हर 3 महीने के एंड पे ऐसा का है, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, तो उस वक्त हमें एंड 18/12 मंथ लेना होता है। तो हर महीने की बिगिनिंग है तो 78/12, हर महीने का एंड है तो 66/12, हर महीने की मिडल डेट है तो 72/12, और हर 3 महीने के एंड पे है तो 78, यहां पे 18/12 ये हम एन कंसीडर करेंगे। और जो पी यानी कि अमाउंट होती है वो मंथली ड्राइंग की अमाउंट लेनी है एंड नॉट टोटल ड्राइंग। इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करोगे वो इंटरेस्ट मंथली ड्राइंग की अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, ना कि टोटल अमाउंट पे। पर यहां पे एग्जांपल के अंदर आपको ऐसा होगा कि मंथली ड्राइंग की अमाउंट ना दी हो, टोटल ड्राइंग दिया हो, तो उस केस में हमें पहले मंथली ड्राइंग ढूंढना पड़ेगा। और वो मंथली ड्राइंग हम कैसे ढूंढेंगे, तो टोटल ड्राइंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, जो कि 12 महीने होते हैं। तो जो भी टोटल ड्राइंग दिया होगा डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो हमें मंथली ड्राइंग मिलेगा, और उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और कोई एग्जांपल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मंथली ड्राइंग दे दिया हो और क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग पूछा हुआ हो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली जो ड्राइंग होगा इनटू नंबर ऑफ मंथ, यानी कि 12 मंथ करेंगे तो हमें टोटल ड्राइंग मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट्स? तो अब हम इसका इस्तेमाल करके इस मेथड के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने होने वाली है, फिर भी आप अपनी नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करोगे।
देखो एग्जांपल नंबर 1 जो कि टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो आपके पास पैम्पलेट है या टेक्स्ट बुक है चलेगा। यहां पे मैंने टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स को कवर किया है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमारा सहज स्टडी पैम्पलेट है ही, आप उसमें से बिंदास प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ डाउट लगे तो उसके अंदर डिटेल में सभी मेथड के बहुत सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हुए वीडियोस है, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। चलिए यहां पे एग्जांपल 1 में कहा है हिरल विथड्रॉस 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो हर महीने की बिगिनिंग में हिरल 500 रुपए विड्रॉ करती है। और आगे कहा है इफ 10% पर annum इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग देन फाइंड आउट एनुअल ड्राइंग। देखो एक तो ढूंढना है एनुअल ड्राइंग एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसके सॉल्यूशन में दो चीजें आप दो स्टेप में करोगे। देखो मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा, और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड में स्कोर करने हैं तो स्टेप वाइज ही करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे स्टेप नंबर 1 एनुअल ड्राइंग। तो यहां पे देखो मंथली ड्राइंग की अमाउंट दी है 500, तो एनुअल ड्राइंग या तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग, आप भी इसी तरह से लिखोगे, इनटू 12 मंथ। तो यहां पे मंथली ड्राइंग कितना है 500 इंटू 12, तो बिना कैलकुलेटर के ही पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं यहां पे सभी लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो देखो यहां पे कैलकुलेटर पे आपको बोर्ड पे दिखेगा 500 इंटू 12, तो मतलब 6000। ये हमें पहला आंसर मिल गया एनुअल ड्राइंग का। अब दूसरा हमें पूछा है कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN, जहां पे P क्या लेना है मंथली ड्राइंग की अमाउंट, जो कि यहां पे डायरेक्टली दे दी है 500 रुपीज। तो 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल में दे दिया है 10%, तो 10%, और n कितना लेना है, तो देखो यहां पे हर महीने की बिगिनिंग है, और अभी स्टडी किया था बिगिनिंग हो मतलब 78/12, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 78/12। और अब हम इसका कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेटर पे कर देंगे, तो आप अपने कैलकुलेटर पे करोगे और यहां पे बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो देखो यहां पे 500 इंटू 10% इंटू 78/12, तो मतलब 325 रुपीज। ये क्या हो गया रुपीज 325, ये मंथली जो ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर के इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई। तो जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप बॉक्स बनाओगे और नीचे एक लाइन में सेंटेंस में आप आंसर लिखोगे। दो चीजें जो पूछी है वो मैं एक में दिखाऊंगा, बाद में आप लोग याद रखना कि सेक्शन सी में जो भी सम्स आते हैं उसके आंसर आपको नीचे एक लाइन में लिखने हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग is rupees 6000 and interest on drawing is rupees 325। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पे हमारा पहला एग्जांपल इस मेथड का खत्म हुआ। चलिए एक और एग्जांपल जो हमारी बुक का है उसको हम लोग यहां पे कवर करते हैं। तो पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल, देखो आइडेंटिकल अमाउंट, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो ये हमें इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे मिल गया, एंड ऑफ ईच मंथ, ये वर्ड हमें चाहिए यहां पे, एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल अमाउंट। यहां पे देखो क्या बताया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 12,000। एक साल का टोटल 12,000 का ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग है, ठीक है। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, देन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर। देखो यहां पे पूछा है सिर्फ एक ही चीज कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट ढूंढो, बट यहां पे तो दिया है टोटल इंटरेस्ट 12,000 का, और एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ हुई है। तो यहां पे हमें सबसे पहले मंथली ड्राइंग की अमाउंट क्या होगी वो फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग यहां पे स्टेप 1 करेंगे मंथली ड्राइंग अमाउंट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग अपॉन 12 मंथ। तो यहां पे देखो टोटल ड्राइंग हमें दिया है 12,000 रुपीज, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो मतलब 1,000 रुपीज। ये हमें क्या मिला, मंथली ड्राइंग की अमाउंट, जिसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब तो फॉर्मूला सिंपल हमें पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू PRN, और जहां पे P हमने ये ढूंढ लिया, मंथली ड्राइंग की अमाउंट 1,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट
12% एग्जाम्पल में क्लियरली दिया हुआ है, तो इंटू 12%, और हर महीने के एंड पे है, एंड पे है तो 66/12, तो यहां पे हम लिखेंगे 66/12। और अब कैलकुलेटर पे इसका वर्किंग चेक कर लेंगे, यानी कि 1000 इंटू 12% इंटू 66/12, तो देखो अमाउंट कितनी मिल गई दोस्तों, 660। तो ये 660 हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हो गई, और यहां पे हमारे टेक्स्ट बुक के दोनों एग्जाम्पल भी खत्म हो गए पहली मेथड के। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जाएंगे हमारी नेक्स्ट मेथड के ऊपर, पर ये नेक्स्ट मेथड के ऊपर हम लोग जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में एक सक्सेसफुल एक्सीलेंट करियर बनाना चाहते हैं, बीकॉम के साथ साथ सीए या सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स, एक्सीलेंट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे हासिल करना चाहते हैं, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर में से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, या ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने नाम को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की, और ये सेकंड मेथड क्या है, तो कमीशन टू अ मैनेजर या तो पार्टनर ढूंढना होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पे याद रखना दोस्तों कि ये जो कमीशन टू अ मैनेजर या पार्टनर होते हैं उसके रिलेटेड दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो एग्जाम्पल के अंदर कहा होगा कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या तो फिर कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों में डिफरेंस समझो, एक में है आफ्टर चार्जिंग, दूसरे में है बिफोर चार्जिंग। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वाली फॉर्मूला का यूज हो ऐसे एग्जांपल का चांस बढ़ जाएगा, जो कि है अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो कि एग्जांपल में दिया होगा, इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो भी एग्जांपल में दिया होगा, अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, मतलब 10% कमीशन बोला हो तो 10 अपॉन 100 प्लस 10, यानी कि 10 अपॉन 110, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड यूज हुआ है तो। पर अगर एग्जाम्पल के अंदर का है कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सिंपल नॉर्मल अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 नहीं करते हो और सीधा परसेंटेज का बटन दबा देते हो तो भी चलेगा। चलिए तो अब इस मेथड का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। देखो टेक्स्ट बुक का हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आपको पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा, या आपके पास जो हमारे पैम्पलेट होंगे उसमें है। देखो, हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। ये ध्यान रखना, स्टूडेंट क्या करते 3:2:1 देखा ना, मतलब प्रॉफिट रेशियो नहीं मेरे भाई, ये कैपिटल प्रपोर्शन है। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वो इक्वल कंसीडर करना है। नाउ हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये वर्ड देखो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ His such शेयर, मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब उसका हिस्सा कट कर देने के बाद के प्रॉफिट पे 10% कमीशन कैलकुलेट करना है, मतलब पहली वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। नाउ व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 65,000 एट द एंड ऑफ ईयर। अब यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं पूछा है कि हितेश की कमीशन की अमाउंट क्या है, ऐसा पूछा है कि हितेश को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी। अब यहां पे हम टोटल अमाउंट तक के सारे स्टेप्स कवर करेंगे, पर मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर इतना ही पूछा है तो यहां पे हमें स्टॉप कर देना होगा। देखो, सबसे पहले तो टोटल अमाउंट के लिए हमें उसको कमीशन कितना मिलने वाला है वो देखना पड़ेगा। अगर एग्जांपल में ऐसा पूछा होता कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड बाय हितेश, तो सिर्फ पहले ही स्टेप पे हमारा एग्जांपल खत्म हो जाता। तो देखो, अमाउंट ऑफ कमीशन, उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू रेट ऑफ कमीशन, आपको ऐसे सब कुछ लिखना है, ठीक है, अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब इसके अंदर हम लोग अमाउंट इंसर्ट करते जाएंगे। तो देखो, प्रॉफिट की अमाउंट हमें एग्जांपल के अंदर दे दी है 1,65,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन एग्जांपल में बोला हुआ है 10%, तो 10 अपॉन 110। तो अब यहां पे कैलकुलेटर पे देखो, इसका कैलकुलेशन हम लोग चेक कर ले, तो 1,65,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो मतलब 15,000 रुपए हितेश का कमीशन होगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल में सिर्फ ऐसा पूछा होता कि व्हाट
विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर द हितेश। तो यहां पे 15,000 पे हमारा एग्जांपल खत्म हो जाता। पर यहां पे हमें ऐसा पूछा है कि हितेश को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी। तो हितेश को कमीशन तो मिलेगा, पर उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो भी तो मिलने वाला है। तो यहां पे अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा सभी पार्टनर्स के बीच में, तो ही तो हितेश को उसका हिस्सा मिलेगा। तो यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें उससे पहले प्रॉफिट बचा कितना, देखो 1,65,000 थे, उसमें से 15,000 तो हितेश का कमीशन हो गया। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 1,65,000 माइनस 15,000 जो हितेश का कमीशन हो गया वो निकल जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा, 1,50,000। देख लो यहां पे 1,65,000 माइनस 15,000, तो 1,50,000 ये फर्म का प्रॉफिट बचा है। अब इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें से हमें चाहिए सिर्फ हितेश की अमाउंट। और यहां पे देखो एग्जांपल में पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये तो मेरे भाई कैपिटल रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है। तो ये 1,50,000 को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे हितेश शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू हितेश शेयर। तो यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है 1,50,000 और 3 पार्टनर है तो हितेश का शेयर कितना होगा 1/3। 2 पार्टनर होते तो 1/2, 4 पार्टनर होते तो 1/4, तो यहां पे 1/3। तो ऑब्वियसली इसको मिलेंगे 50,000। बट फिर भी कैलकुलेटर पे देख लो, जैसा कि मैंने कहा कि मैं सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, तो 50,000 रुपए उसको प्रॉफिट के मिलेंगे। तो अब हमें जानना यह है कि उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी हितेश को। तो टोटल अमाउंट उसकी क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ कमीशन होगी प्लस शेयर इन प्रॉफिट, 2 चीजें उसको मिलने वाली है। तो हमने कमीशन ढूंढ लिया 15,000 का, स्टेप 1 में ये रहा, और प्रॉफिट की अमाउंट ढूंढ ली 50,000। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो यहां पे हितेश भाई साहब को मिलेंगे टोटल 65,000, और ये हमारा एग्जांपल का आंसर आ गया। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़े स्टेप ज्यादा है तो वीडियो को पॉज करके इसको फॉलो करके ये एग्जांपल कंप्लीट करें। और दूसरा भी एक एग्जांपल है, तो मैं यहां पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पे ये एग्जांपल को पढ़ें और वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें इस एग्जांपल को सॉल्व करने की, और सॉल्व हो जाए उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। बट पहले वीडियो को पॉज करें और एग्जांपल को सॉल्व करें। चलिए, अगर आपने एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश की है तो आप चेक करना, आपके पहले स्टेप का आंसर आएगा 7176। देखो सारी चीजें मैंने स्टेप टू स्टेप मेंशन कर दी है। सेकंड स्टेप में रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये 89,700 रहेगा। तीसरे स्टेप में जो प्रॉफिट है अमृता का वो होगा 44,850, और टोटल अमाउंट अमृता को कितनी मिलेगी, तो 52,026। तो आई होप कि आप लोगों का ये आंसर आ गया होगा, और ना आया हो तो यहां पे कौन से स्टेप में आपकी क्या गलती हुई है वो चेक कर लीजिए। तो यहां पे दोस्तों हमारी जो सेकंड मेथड है वो भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग थर्ड मेथड डिस्कस करने वाले हैं, पर ये सेशन जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उसके लिए ये सेशन यहां पे खत्म हो रहा है। अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है और इसके तरह ही बाकी के सारे चैप्टर्स पार्ट 1 के और पार्ट 2 के सारे सेशंस अवेल करने हैं, जिसमें 25 आवर्स में आपका पूरा अकाउंट 100 मार्क्स के लिए हो जाएगा, तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपके एरिया और सिटी, मतलब कौन से शहर में कौन से एरिया में रहते हो वो, और 12th कॉमर्स इतना लिख के इस नंबर पे आप अपनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रुको जरा, सब्र करो। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट है, या हमारे जो यहाँ पे ऐप के यूजर्स है मेनली, उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू है, और हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी मेथड नंबर 3, जिसमें क्या है, व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन, कमीशन डायरेक्टली दे दिया होगा मैनेजर का, एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म